नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल नाम की जो करंट अफेयर मैगजीन आती है, उसमें अलग अलग सेक्शंस को मैं आपके समक्ष लगातार प्रस्तुत कर रहा हूं, जिससे कि आपकी करंट अफेयर्स की जो मंथली पर माह की तैयारी है वो होती रहे। ये सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल का दिसंबर माह का जो अंक है, और इसमें अक्टूबर 2024 के समसामयिक मुद्दों का संकलन है। तो इसमें एक अलग से सेक्शन है जो बाकी मैगजीन्स में नहीं होता है। वो ये है कि कुरुक्षेत्र योजना और विज्ञान प्रगति, ये जो तीन मैगजीन आती हैं जिनमें अलग अलग जो महत्वपूर्ण और विद्वान लोग होते हैं उनके लेख होते हैं, ये वही इस मैगजीन में उन लेखों से भी फैक्ट्स निकाल करके जो है उसको मैगजीन में छापे जाते हैं। तो उसी क्रम में आज मैं विज्ञान प्रगति जो मैगजीन है उसके लेखों को आपके समक्ष फैक्ट्स के रूप में प्रस्तुत करने जा रहा हूं। तो इससे पहले कि मैं विज्ञान प्रगति मैगजीन को आपके समक्ष प्रस्तुत करूं, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इसी प्रकार के एक्सक्लूसिव परीक्षा उपयोगी जानकारियां वीडियोस के माध्यम से मिलती रहेंगी। तो आइए देखते हैं विज्ञान प्रगति 2024। ये मैगजीन आती है, आपने शायद देखी भी होगी बाजार में इसे। भारत को सशक्त बनाती कुछ नवीन वैज्ञानिक पहलें, ये जो है लेख का जो हेडिंग है, टॉपिक है। इसमें जो पहला पॉइंट है, बैगनी क्रांति क्या है। लेवेंडर की खेती से किसानों की आय बढ़ाना बैगनी क्रांति है। एरोमा मिशन क्या है, सुगंधित फसलों की खेती को बढ़ावा देना और किसानों की आय को बढ़ाना एरोमा मिशन का मुख्य उद्देश्य है। किस संस्थान ने लेवेंडर की खेती में किसानों को प्रशिक्षित किया है, तो CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन जम्मू ने ये लेवेंडर की खेती में किसानों को प्रशिक्षित किया है। 1 वीक 1 लैब पहल का उद्देश्य क्या है, नवाचारों को प्रदर्शित करना। ये विज्ञान धारा योजना का उद्देश्य क्या है, विज्ञान धारा योजना का उद्देश्य है देश में विज्ञान के प्रति नवयुवकों में रुझान को बढ़ाना, जिससे अधिक से अधिक जो स्टूडेंट्स हैं वो विज्ञान शिक्षा की ओर आगे कदम बढ़ाएं और देश को एक क्षमता निर्माण देश में उत्पन्न करें। अनुसंधान, राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन ANRF का उद्देश्य क्या है, तो है अनुसंधान को प्रोत्साहन देना। बायो E3 नीति क्या है, हरित विकास और जैव अर्थव्यवस्था को बढ़ाना। डीप ऑपरेशन मिशन का उद्देश्य क्या है, समुद्री संसाधनों का अध्ययन। याद रखिएगा, डीप ओशन मिशन समुद्री संसाधनों का अध्ययन। और बायो E3 क्या है, हरित विकास और जैव अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना। समुद्रयान का उद्देश्य क्या है, ब्लू इकोनॉमी को समर्थन। गगनयान मिशन का उद्देश्य मानव अंतरिक्ष यात्रा, ये उद्देश्य है। और गगनयान मिशन में व्योम मित्र क्या है, ये मानव सदस्य गतिविधियां करना, अंतरिक्ष यात्रा के प्रभाव पर डेटा एकत्रित करना और पर्यावरणीय प्रयोगों में सहायता करना, ये व्योम मित्र का काम है। अगला जो हमारा लेख है इस अक्टूबर 2024 के कुरुक्षेत्र में, वो है भारत में ईवी क्रांति। भारत की पहली सफल इलेक्ट्रिक कार कौन थी, रेवा 2001 में लॉन्च हुई थी बंगलौर में। महिंद्रा द्वारा 2010 के दशक में लॉन्च की गई इलेक्ट्रिक कार क्या थी, उसका नाम था E20 E2O। और ये जो रेवा गाड़ी थी, इसी को इन्होंने खरीद के इसी का जो सुधरा हुआ रूप प्रस्तुत किया था। राष्ट्रीय विद्युत गतिशीलता मिशन योजना कब शुरू की गई, इसका उद्देश्य क्या था, ये 2013 में शुरू की गई और ईवी को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। फेम इंडिया योजना का उद्देश्य है ईवी बाजार को बढ़ावा देना और प्रोत्साहन देना है। फेम इंडिया के तहत सब्सिडी दी जाती है ईवी खरीदने में। 2030 तक भारत सरकार का ईवी लक्ष्य क्या है, तो उनका लक्ष्य है कि जो नए वाहन खरीदे जाएं उनमें से 30% ईवी होने चाहिए। इलेक्ट्रिक वाहनों पर GST कितना है, 5% लगता है केवल। आयकर अधिनियम की धारा 80 EEB के तहत ईवी खरीदने पर कितनी छूट मिलती है, 1.5 लाख रुपए तक। बैटरी नवाचार का उद्देश्य क्या है, बैटरी की लागत को कम करना और चार्जिंग के समय को घटाना, जिससे ईवी जो है व्यवहारिक हो जाए। वर्तमान में भारत मुख्य रूप से किन अक्षय स्रोतों पर ज्यादा ध्यान दे रहा है, तो सौर और पवन ऊर्जा पर भारत ज्यादा ध्यान दे रहा है। स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी का क्या उद्देश्य है, ये ऊर्जा वितरण में दक्षता प्रदान करना। ग्रीन टैक्स और सब्सिडी का उद्देश्य है ईवी खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना। इलेक्ट्रिक वाहनों का क्या लाभ है, प्रदूषण में कमी आती है और पर्यावरण संरक्षण में सहायता मिलती है। अगला हमारा जो लेख है वो है
डेंगू का बढ़ता प्रसार और संभावित उपचार, ये मेडिकल साइंस से ये लेख है। डेंगू कैसे फैलता है? मच्छरों से। और कौन सा मच्छर? एडीज एजिप्टी और एडीज एल्बोपिक्टस, ये दो मच्छर हैं, इनके काटने से डेंगू फैलता है। डेंगू के प्रसार के लिए कैसा मौसम अनुकूल है? उच्च तापमान, वर्षा और आर्द्रता, ये मौसम जो है ये अनुकूल है। डेंगू के कितने सीरोटाइप हैं? डेनवी 1, डेनवी 2, डेनवी 3, डेनवी 4, ये 4 सीरोटाइप डेंगू में होते हैं। प्लेटलेट काउंट का डेंगू में क्या महत्व है? प्लेटलेट काउंट में कमी और हीमो कंसंट्रेशन डेंगू की गंभीरता को दर्शाते हैं। प्लेटलेट काउंट में जितनी कमी आएगी डेंगू उतना गंभीर है। डेंगू के निदान के लिए कौन से परीक्षण उपयोगी है? एक NS1 एंटीजन, जो कि यही ज्यादातर कराया जाता है। दूसरा RT-PCR और IgM IgG, ये भी काफी कॉमन है। WHO ने डेंगू को किस श्रेणी में रखा है? 2019 में WHO ने डेंगू को शीर्ष 10 वैश्विक स्वास्थ्य खतरों में शामिल किया था। मच्छरों में प्रजनन को नियंत्रित करने के लिए कौन सी तकनीकें उपयोग की जा रही हैं? GM मच्छरों को और बोलबाचिया बैक्टीरिया जो है, इनके माध्यम से मच्छरों के प्रजनन को रोका जा रहा है। ग्लोबल मॉस्किटो ऑब्जर्वेशन डैशबोर्ड क्या है? मच्छर जनित बीमारियों की निगरानी और रोकथाम के लिए फ्लोरिडा विश्वविद्यालय द्वारा विकसित डैशबोर्ड है। डेंगू के कौन कौन से टीके उपलब्ध हैं? तो एक है डेंगवैक्सिया, क्यू डेंगा, और इनकी प्रभावशीलता 75% है। भारत में डेंगू के टीके पर कौन कौन संस्थान काम कर रहे हैं? तो सीरम इंस्टीट्यूट काम कर रहा है और पैनेसिया बायोटेक काम कर रहा है। डेंगू के लिए एंटीवायरल दवाओं पे कौन सी कंपनी काम कर रही है? तो जॉनसन एंड जॉनसन मुख्य रूप से कर रही है और कुछ और छोटी कंपनियां भी काम कर रही हैं। डेंगू में इबुप्रोफेन को क्यों परहेज करना चाहिए? इबुप्रोफेन जैसे नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाएं आंतरिक रक्तस्राव का खतरा बढ़ जाता है। अगला देखते हैं, ये भी मेडिकल साइंस से ही है। नई तकनीकों से बदलेगी कैंसर के इलाज की तस्वीर। कैंसर से होने वाली मौतों की संख्या कितनी है? 2020 में विश्व में करीब 1 करोड़ लोग कैंसर से मृत्यु हुई और भारत में 8 लाख से अधिक लोग कैंसर से मारे गए। 2030 तक कैंसर के मामलों में कितनी वृद्धि होगी? कैंसर के नए मामलों में 31% वृद्धि होगी और मृत्यु में 11% की वृद्धि होने की उम्मीद है। 21 प्रकार के कैंसरों से सबसे अधिक मौत हो रही है, तो स्तन कैंसर, श्वास नली कैंसर, फेफड़े का कैंसर, आंत का कैंसर और पेट के कैंसर से सबसे ज्यादा मृत्यु हो रही है। इम्यूनोथेरेपी क्या है? इम्यून सिस्टम को कैंसर कोशिकाओं को पहचानने और नष्ट करने के लिए मजबूत करना, अर्थात जो कैंसर का कोशिकाओं है, कैंसर की कोशिकाएं हैं, इनको हमारा इम्यून सिस्टम ही पहचान ले और उनको नष्ट करे। बेस एडिटिंग तकनीक क्या है? हेल्दी डोनर टी सेल्स को कीमोथेरेपी के प्रभाव से बचाना। रोबोटिक सर्जरी क्या है? कठिनाई वाले ट्यूमर तक सटीक रूप से पहुंचकर सर्जरी करना। कुछ ऐसी जगहें जहां पर मनुष्य का हाथ और उंगलियां नहीं पहुंच सकती हैं, वहां पर रोबोटिक सर्जरी बहुत कारगर साबित होती है। मॉलिक्यूलर जैक हैमर क्या है? यह तकनीक कैंसर सेल्स को 99% तक नष्ट कर सकती है। डिफरेंशियल थेरेपी का क्या अर्थ है? कैंसर कोशिकाओं को सामान्य कोशिकाओं में बदलना। स्टेम सेल तकनीक का उपयोग किसमें होता है? शरीर के क्षतिग्रस्त अंगों को ठीक करने और कैंसर के इलाज में स्टेम सेल्स का उपयोग होता है। माइक्रो आरएनए MIR 155 का क्या योगदान है? ये जीभ के कैंसर के उपचार में सहायक है। लिक्विड बायोप्सी का उपयोग किसमें होता है? कैंसर के निदान में, जीनोमिक प्रोफाइलिंग में और जीन एडिटिंग में। कैंसर की रोकथाम के टीके क्या कर सकते हैं? ये कैंसर के मामलों में कमी ला सकते हैं। कैंसर रोकथाम में तकनीकी प्रगति की चुनौतियां कम है कि इसको सस्ता बनाना एक सबसे बड़ी चुनौती है। अगला जो हमारा लेख है वो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से है। जंतु द्वारा मीथेन उत्सर्जन का जलवायु परिवर्तन से संबंध। तो कौन कौन सी वायुमंडल में गर्मी बनाए रहती है गैसें, अर्थात जो ग्रीन हाउस गैसें हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, जो कि ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट करती हैं और वायुमंडल में गर्मी को बढ़ाती हैं। जलवायु परिवर्तन किन कारणों से होता है? प्राकृतिक प्रक्रिया और मानवीय गतिविधि, दोनों कारणों से जलवायु परिवर्तन होता है। कृषि का GHG उत्सर्जन में क्या योगदान है?
कुल वैश्विक विकिरण बल का लगभग 25% कृषि से आता है और पशुपालन का ग्लोबल वार्मिंग में 18% योगदान है। और मीथेन का कितने प्रतिशत उत्पादन मानव जनित स्रोतों से होता है, तो लगभग 70% उत्पादन मानव जनित स्रोतों से होता है। जुगाली करने वाले जानवरों के पाचन तंत्र में मीथेन गैस का निर्माण होता है। ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभाव, ग्लेशियर का पिघलना, समुद्र स्तर का बढ़ना, तूफानों की आवृत्ति में वृद्धि। जलवायु परिवर्तन का खतरा से किसे खतरा है? ये पारिस्थितिकी तंत्र और प्रजातियों की स्थिरता को जो है खतरा है जलवायु परिवर्तन से। मीथेन गैस की उत्सर्जन में वृद्धि का कारण है मांस और डेयरी उत्पादन में वृद्धि। वैश्विक मीथेन उत्सर्जन का अधिकांश हिस्सा जीवाश्म ईंधन, पशुपालन और कृषि से आता है, जो अधिकांश हिस्सा है। रूमेन किण्वन का प्रभाव क्या होता है? यह ऊर्जा का कुशल उपयोग नहीं होने देता और मीथेन का उत्पादन करता है। आहार में लिपिड शामिल करने से मीथेन के उत्सर्जन में कमी आती है। अगला देखते हैं, पठाड़ी सामंत भारत के गुमनाम मगर उत्कृष्ट खगोल वैज्ञानिक। पठाड़ी सामंत का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 13 दिसंबर 1835 के उड़ीसा के खंडपाड़ा में हुआ था। पठाड़ सामंत की प्रमुख कृति क्या है? सिद्धांत दर्पण। ये एक एस्ट्रोनॉमी के जो है वैज्ञानिक थे। इन्होंने किस किस भाषा में ये सिद्धांत दर्पण लिखा है? तो संस्कृत में, ओडिया लिपि में, कलकत्ता से प्रकाशित हुई है। पठाड़ी सामंत ने खगोल विज्ञान किस क्षेत्र में योगदान किया है? मापन में, गणना में और यंत्र निर्माण में। किन विद्वानों ने पठाड़ी सामंत को पहचान दिलाई? राधानाथ राय, महेश चंद्र न्यायरत्न और प्रोफेसर योगेश चंद्र राय ने पठाड़ी सामंत को के काम को दुनिया के समक्ष प्रस्तुत किया। अंतरराष्ट्रीय पत्रिका नेचर ने पठाड़ी सामंत की तुलना डेनिश खगोलज्ञ टाइको ब्राहे से की है। उड़ीसा में जो भुवनेश्वर तारामंडल है उसका नाम पठाड़ी सामंत के सम्मान में उनके नाम पर रखा गया है। अगला जो हमारा लेक्चर वो है लेख, वो स्वास्थ्य सेवा में सुधार में उपयोगी कृत्रिम बुद्धिमत्ता। ये मेडिकल साइंस का भी है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी जुड़ा हुआ है। एआई का चिकित्सा प्रक्रियाओं में क्या प्रभाव पड़ा है? चिकित्सा प्रक्रियाओं को बदलकर नई नई संभावनाएं उत्पन्न हुई हैं। किसके? एआई के द्वारा। निकट भविष्य में एआई किस क्षेत्र में चिकित्सकों की सहायता करेगा? रेडियोलॉजी जैसे क्षेत्र में। एआई की सफलता में किस कारण वृद्धि हुई है? स्वास्थ्य सेवा डाटा की उपलब्धता और विश्लेषण में प्रगति के कारण जो है एआई का योगदान है। एआई समर्थित इमेजिंग टेक्निक से क्या लाभ होता है? एमआरआई और सीटी स्कैन जैसे उपकरणों से निदान अधिक सटीक बनता है। औषधि विकास में एआई एल्गोरिदम का क्या योगदान है? प्रक्रिया को अनुकूलित करके लागत और समय में कमी आती है। एआई व्यक्तिगत उपचार योजनाएं कैसे बनाता है? रोगी के आनुवंशिक डाटा का विश्लेषण करके एआई व्यक्तिगत उपचार योजनाएं बनाता है। वर्चुअल हेल्थ असिस्टेंट और चैट बॉक्स का क्या लाभ है? ये 24 घंटा 7 दिन विकास, चिकित्सा सहायता और निगरानी प्रदान करता है। एआई से किस क्षेत्र में टेली हेल्थ सेवाएं सुलभ हो रही हैं? दूरस्थ क्षेत्रों में। गोपनीयता और सुरक्षा के लिए क्या जरूरी है? यह है कि डेटा सुरक्षित रहे और साइबर सिक्योरिटी टाइट रहे, यह जरूरी है। एल्गोरिदम में निष्पक्षता के लिए क्या जरूरी है? पारदर्शिता और ध्यान देना आवश्यक है। स्वास्थ्य सेवा में एआई के कार्यान्वयन के लिए कौन से मानक आवश्यक हैं? नैतिक और नियामक मानकों को लागू करना बहुत आवश्यक है। अगला हमारा जो है वो भू विज्ञान का टॉपिक है या ज्योग्राफी का कह लीजिए। बांधों की सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण। भारत में बड़े बांधों की संख्या कितनी है और उनका क्या महत्व है? तो 5000 से अधिक बड़े बांध है भारत में और उनका काम है जल प्रबंधन, सिंचाई, बिजली उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण। ये 4 मेन काम बांध के होते हैं। समय के साथ बांधों की संरचना में क्या समस्या आती है? क्षरण और गाद जमाव। क्षरण का मतलब डिप्रिसिएशन, वो कमजोर होते जाते हैं, और गाद जमाव मतलब नदी के साथ जो मिट्टी आती है वो तलहटी में जम जाती है और जो डैम के जो जलाशय हैं वो छिछले हो जाते हैं, पानी भरने की क्षमता कम हो जाती है। जलवायु परिवर्तन के चलते बांधों पर क्या प्रभाव पड़ा है? बांधों की सुरक्षा पर खतरा है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के समय कम ही समय में बहुत अधिक पानी ग्लेशियर से पिघल करके पानी के रूप में आ जाता है और एकदम से पानी बहुत ज्यादा आ जाता है। गाद और मलबे का जमाव
बांधों पर क्या असर डालता है? जल संग्रहण कम हो जाता है, और जब जल कम हो जाता है तो विद्युत उत्पादन में भी कमी आ जाती है। गाद और मलबा हटाने के लिए कौन सा उपाय आवश्यक है? तो जो जो डैम है उनकी नियमित सफाई की जाए, और नदियों के जो नदियों का मार्ग है उसमें बालू खनन पर नियंत्रण लगाया जाए। बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 का उद्देश्य क्या है? बांधों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, ये बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 का उद्देश्य है। बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 के तहत किन समितियों की स्थापना की गई है? तो राष्ट्रीय समिति और प्राधिकरणों की स्थापना की गई है। राज्य स्तरीय बांध सुरक्षा संगठनों के मुख्य दायित्व क्या है? निरीक्षण, आपात योजना और बाढ़ चेतावनी। बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 में कौन सी कमी देखी गई है? तो जोखिम निर्णय और पारदर्शिता की कमी देखी है। गुणवत्ता, बांध निर्माण में किन उपायों से सुरक्षा बढ़ाई जा सकती है? तो गुणवत्ता नियंत्रण और निगरानी के माध्यम से बाढ़ निर्माण में जो है सुरक्षा बढ़ाई जा सकती है। मिट्टी के बांधों की क्या समस्या है? कि जो मिट्टी के बने हुए बांध होते हैं उसमें निरंतर जल रिसाव जो है होता रहता है। अगला जो है ये भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़ा हुआ टॉपिक है, स्वास्तिक। ये भारतीय पारंपरिक ज्ञान को समाज से जोड़ने की एक राष्ट्रीय पहल है, स्वस्तिक। प्राचीन भारतीय सभ्यता में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में कौन से क्षेत्र शामिल थे? तो खगोल विज्ञान अर्थात एस्ट्रोनॉमी, गणित अर्थात मैथमेटिक्स, चिकित्सा अर्थात मेडिकल साइंस और वास्तुकला अर्थात आर्किटेक्चर। भारत में किन प्रमुख आविष्कारों का प्रमुख योगदान है? तो शून्य, आयुर्वेद, योग और अविनाशी स्टील। भारतीय वैज्ञानिक ज्ञान का स्रोत क्या है? चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और ब्रह्म स्फुट सिद्धांत। पारंपरिक ज्ञान कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होता था? तो मौखिक संचार के द्वारा और लोक कथाओं के माध्यम से। पारंपरिक ज्ञान के दस्तावेजीकरण का क्या महत्व है? पहली बात तो जो बाहर के देश जो है दावे ठोकते हैं गलती और उल्टे सीधे, उनसे निजात मिलेगी और गलत फहमियों को स्पष्ट हो जाएंगी। पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण में CSIR ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विज्ञान संचार के क्षेत्र में अग्रणी प्रयोगशाला CSIR निष्फल है। द वेल्थ ऑफ इंडिया, ये भारत के प्राकृतिक संसाधनों का एक विश्व कोश है, द वेल्थ ऑफ इंडिया। ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी कहाँ बनाई गई है? चिकित्सा प्रणालियों की रक्षा के लिए बनाई गई है। स्वस्तिक पहल का उद्देश्य क्या है? वैज्ञानिक पारंपरिक ज्ञान को साझा करना। स्वस्तिक पहल में किन विषयों की जानकारी है? गणित, खगोल विज्ञान, कृषि और स्वास्थ्य। स्वस्तिक के अंतर्गत कौन सी परंपराएं साझा की जा रही हैं? शतपावली, कुनाप जल, पोइता भारत और नोला। स्वस्तिक पहल ने अब तक कितने विषयों पर जानकारी साझा की है? 67 से अधिक विषयों पर। स्वस्तिक ने कितनी भाषाओं में जानकारी उपलब्ध कराई है? 18 भाषा में। स्वस्तिक की MyGov के साथ साझेदारी क्यों है? जिससे अधिक से अधिक नागरिकों को, आम जनता को इससे जोड़ा जा सके। सोशल मीडिया पर स्वस्तिक के कितने इंप्रेशन दर्ज हुए हैं? 35 लाख से अधिक। स्वस्तिक अभियान के तहत किन गतिविधियों का आयोजन किया गया है? तो वर्कशॉप, विज्ञान संपर्क कार्यक्रम और विशेषज्ञ वार्ताएं। स्वस्तिक के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का क्या नाम है? पारंपरिक ज्ञान का संचार और प्रसार। ये पारंपरिक ज्ञान के संचार और प्रसार का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था? 13 से 14 नवंबर 2024 गुरुग्राम विश्वविद्यालय में हुआ था। स्वस्तिक का मुख्य उद्देश्य क्या है? पारंपरिक ज्ञान का संरक्षण। और स्वस्तिक का वैश्विक उद्देश्य क्या है? भारतीय ज्ञान को विज्ञान में अग्रणी बनाना। तो मित्रों, जो विज्ञान प्रगति नाम की मैगजीन थी उसमें जो कुछ महत्वपूर्ण लेख थे जिनसे बढ़िया बढ़िया फैक्ट्स निकल के आए हैं, ये वन लाइनर फैक्ट्स जो प्री टेस्ट है, प्री एग्जाम है, उसके लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। तो मित्रों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। आशा करता हूं कि आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा होगा, कुछ एक्सक्लूसिव आपको मिला होगा। तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।